नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर में आदिवासी समाज ने किया नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान समारोह। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने की शिरकत। नवनिर्वाचित विधायकों को किया सम्मानित। कवर्धा में घासीदास जयंती पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ में सीएम विष्णुदेव साय भी हुए शामिल। सीएम का सतनामी समाज ने किया स्वागत। बेनीपुरा में गुरु घासीदास की जयंती पर किया गया कार्यक्रम। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने कार्यक्रम में की शिरकत। गुरु घासीदास की जयंती खाम में पूर्व मंत्री ने टेका मारा। गरियाबंद में नक्सल पीड़ित परिवार से पुलिस कप्तान ने की मुलाकात। आर्थिक रूप से मदद करने का दिया आश्वासन। पीड़ितों ने प्रमिला को वापस लगाने की लगाई गुहार। बेनीपुरा में देवघर पहुंचकर अयोध्या के पूजित अक्षत कलश, नागरिकों ने अक्षत कलश का किया भव्य स्वागत। श्रद्धालुओं ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। तो करते हैं खबरों की तरफ। खबर रायपुर से है। आपको बता दें कि जहां पर धान खरीदी पर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मोदी की गारंटी पर भरोसा रखें। वहीं दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात को लेकर सीएम साय ने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नए और पुराने चेहरे को लेकर मंत्रिमंडल का गठन होगा। विधानसभा सत्र से पहले या फिर बाद में मंत्रिमंडल का गठन होगा। इस पर उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन भी किया जाएगा। पहुंचे थे और सवेरे वापस आए तो आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। बिल्कुल, नए चेहरे भी और पुराने चेहरे भी सब मिला जुला के रहेगा। कब तक हो जाएगा नाम तय? विधानसभा सत्र के बाद या पहले सत्र? थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। सर, ये बहुत सारे जो किसान है सर, वो चिंता में है कि जो आप लोगों ने घोषणा की थी सर 3100 रुपये देने का, तो जो किसान अभी धान बेच रहे हैं उनको उसी रेट पर मिलेगा क्या पैसा? जी बिल्कुल, जो इस सत्र में धान बेच रहे हैं, मोदी की गारंटी में जो वादा हम लोगों ने किया है 3100 रुपया प्रति क्विंटल और 1 एकड़ में 21 क्विंटल, उसी हिसाब से। राजधानी रायपुर में आदिवासी समाज की ओर से नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान समारोह रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य के रूप में अतिथि के रूप में आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज के तमाम बड़े प्रदेश पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही विधायक केदार कश्यप, नीलकंठ टेकाम, कांग्रेस विधायक कवासी लखमा समेत सभी आदिवासी विधायक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह में शामिल होकर सभी आदिवासी विधायकों का सम्मान भी किया। शासकीय सेवक संघ द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 में अनुसूचित जनजाति वर्ग से जितने भी विधायक निर्वाचित हुए हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम यहां पर रखा गया था, जिसमें मुझे भी संघ ने आमंत्रित किया था और सभी हमारे अंदर में बहुत अनुसूचित जनजाति समाज के जो विधायक निर्वाचित हुए हैं वो विराजमान हैं। संघ सबका स्वागत यहां पर करने के लिए उनको आमंत्रित किया है। उसी कार्यक्रम में हम आए, जो भी उचित मांग होगा इसको पूरा कर सकते। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा लालपुर स्थित गुरु घासीदास जयंती पर आयोजित 3 दिवसीय मेला कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बाबा गुरु घासीदास मंदिर और जैत खाम में पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए बाबा का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री साय का कार्यकाल आपको बता दें, कार्यक्रम जो है वो स्थल पर पहुंचने पर पंथी दल ने पंथी नृत्य के माध्यम से भव्य स्वागत किया। सतनामी कल्याण समिति बंधवा लालपुर के पदाधिकारीगण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सीएम को पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि बाबा के बताए सत्य के रास्ते पर चलकर छत्तीसगढ़ सरकार हमारे पुरखों और महापुरुषों के खुशहाल छत्तीसगढ़ के सपने को पूरा करने की दिशा में
कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने प्रदेशवासियों को गुरु घासीदास जयंती की बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। रायपुर में आदिवासी नवनिर्वाचित विधायकों के लिए भी आपको बता दें कि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री और विधायक केदार कश्यप ने शिरकत की है। इस दौरान बीजेपी विधायक ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार में अधिकारी जो हैं वो संलिप्त थे और कांग्रेस के मंत्री सीएम के इशारे पर काम कर रहे थे। लगातार हमारे आदिवासी समाज के साथ कांग्रेस के लोगों ने अत्याचार किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारी अपेक्षा है कि मोदी जी की जो भी गारंटी है उस गारंटी के साथ में हम जनता के साथ चलेंगे, लोगों की अपेक्षाओं को भी पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया, ये वास्तविकता है, ये अंतर है और उसी को लेकर के हमारे आदिवासी समुदाय में अत्यंत हर्ष है, खुशी है और जश्न के रूप में वो मना रहे हैं। और लगातार हमारे आदिवासी समाज के साथ में कांग्रेस के लोगों ने जिस तरीके से अत्याचार किया, पदोन्नति में आरक्षण को रोक दिया, आरक्षण को लेकर के किस तरीके से नाटक हुआ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं रायपुर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आपको बता दें कि गुरु घासीदास जयंती की बधाई देते हुए कहा कि 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती भी मनाई गई और मन के एक समान का संदेश देने वाले पूज्य गुरु घासीदास जी को जयंती पर प्रदेश के सभी वासियों को बधाई दी। और आगे उन्होंने कहा कि बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। दिसंबर परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जयंती है। मन के एक समान के संदेश देवैया परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के जयंती के अवसर में जम्मो संगवारी मनला मैं जयंती के गाड़ा बधाई और शुभकामना देता हूं और हम सब मिलके बाबा के बताए हुए रद्दा में चल के छत्तीसगढ़ ला विकास की दिशा में लेके जाना है। तो एक बार फिर आप सब झनला गुरु घासीदास बाबा जयंती के बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। तो वहीं बाबा गुरु घासीदास जयंती पूरे जिले भर में मनाई जा रही है और इसी कड़ी में साजो विधानसभा के पूर्व विधायक और मंत्री रविंद्र चौबे विधानसभा के ग्राम पंचायत खुरूश बोर्ड और कोहका बोर्ड नदवाए पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा गुरु घासीदास जयंती के जैद खाम में माथा टेका और साथ ही मंत्री रविंद्र चौबे ग्राम खुरूश बोर्ड भी पहुंचे, जहां पर सतनामी समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। और मंच को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने आम जनमानस को बाबा के बताए प्रेम, दया और करुणा की राह पर चलने का आह्वान किया। साथ ही बाबा के मन के एक समान नारा को आत्मसात करने का भी आह्वान किया है। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। मोदी की थी गारंटी। यहां सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा कैबिनेट की पहली बैठक में ही राज्य के 18,12,743 पात्र परिवारों को आवास देने का लिया गया है निर्णय। मैं छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अब मेरा घर पक्का हो जाएगा। मोदी जी ला छत्तीसगढ़ सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे होंगे हर सपने जो सपने सजाए हैं। मोदी की गारंटी है, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ।
बेमेतरा में गुरु बाबा घासीदास की जयंती। आपको बता दें कि 267वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी किसान नेता योगेश तिवारी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोहभट्टा, करही, चेटवा, बिरला और लाटा खुडमुड़ा में भी आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर गांव में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के लोगों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा भी लिया। वहीं जगह जगह समाज के लोगों की ओर से आपको बता दें कि अल्पाहार का भी वितरण किया गया। और इस अवसर पर किसान नेता ने भी कहा कि गुरु के संदेश आज के संदेश में ज्यादा प्रासंगिक हैं और बाबा ने उस समय के समाज में प्रचलित ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत का प्रबल विरोध किया। साथ ही मन के एक समान का उपदेश भी दिया। सरगुजा जिले के तीनों नवनिर्वाचित विधायक राजेश अग्रवाल, सीतापुर विधायक रामपुर टोपो, लुंड्रा विधायक प्रमोद मिंज एक साथ में औचक निरीक्षण कर आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सरकार की बदलती व्यवस्था दुरुस्त करने का भी कार्य शुरू करते हुए अस्पताल का जायजा लिया। वहीं तीनों विधायक के पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि तीनों विधायकों ने सभी वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक सप्ताह के अंदर व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। विधायकों के साथ में कलेक्टर कुंदन कुमार और अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जायसवाल समाज अतिथि भवन के निर्वाचन में अलग अलग चरणों के बाद में अध्यक्ष पद के लिए रविवार को चुनाव संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने फॉर्म भी जमा किए थे। दिन भर चली प्रक्रिया के बाद में 2 प्रत्याशियों ने अपने फॉर्म वापस भी ले लिए और इसके बाद में बड़वाहा नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल और दिलीप जायसवाल भीकन गांव के बीच में अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ, जिसमें संचालक मंडल के 18 में से 12 ट्रस्टियों ने राजेश जायसवाल के पक्ष में मतदान किया और वहीं दिलीप जायसवाल को 6 मत भी मिले। विजयी होने के बाद में राजेश ने सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समाज के कई वरिष्ठ जनों ने अतिथि भवन को अपने परिश्रम से बड़े मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। हमारा प्रयास होगा कि नई ऊंचाई दे सके। गरियाबंद जिले के शोभा थाना अंतर्गत ग्राम नवापारा की प्रमिला, जो कि बीते कई वर्षों से प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़कर धमतरी गरियाबंद सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनके परिवार वालों से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कंबाले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वाडेगांवकर, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बाजूलाल से मुलाकात कर हालचाल जाना और साथ ही कंबल, साड़ी, मिठाई और आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसी बीच में मुलाकात के दौरान उनके परिवार वालों ने पुलिस अधीक्षक से प्रमिला को वापस लाने के लिए भी गुहार लगाई है। आपको बता दें कि गरियाबंद जिले के शोभा थाना अंतर्गत ग्राम नवापारा की प्रमिला, जो कि बीते कई सालों से प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़कर धमतरी गरियाबंद सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनके परिवार वालों से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कमाले और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वाडेगांवकर, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बाजूलाल से मुलाकात कर हालचाल जाना और साथ ही कंबल, साड़ी, मिठाइयां और आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने का भी आश्वासन दिया। बुधनी में नर्मदा नदी से अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं पर सीहोर खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए पूर्व सीएम के गृह क्षेत्र से अवैध खनन करने वाली जेसीबी मशीनों को भी पकड़ा है और एमजीटी के निर्देश पर नर्मदा नदी से अवैध खनन की जांच के आदेश के बाद में सीहोर खनिज विभाग पर लगातार खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कटनी में कई करोड़ की धान में गड़बड़ी का मामला सामने आया और आपको बता दें कि जिले के चारों थाने में ओपन कैंप संचालक ने मामला दर्ज करवाया, जिसमें आपको बता दें कि खुद कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ये धान में गड़बड़ी का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। नान के उनके माध्यम से ये एफआईआर कराया गया है। उसमें जांच में ये चीजें तथ्यात्मक रूप से सामने आई थी कि एक जो फर्म जिसको पूरी जिम्मेदारी धान के रखरखाव की दी गई थी, तो उसमें उन्होंने अच्छे तरीके से काम नहीं किया। आप सबको पता होगा कि ऑलरेडी ये जो फर्म है उसको ब्लैकलिस्टेड किया गया है और इसी अनुक्रम में जो है अलग अलग स्थानों पे जहाँ पे ये अवैधानिक चीजें हुई थी, घटित हुई थी, उन थाना क्षेत्रों में एफआईआर की गई है। मैं आपको बताऊंगा हमारे जिले के 4 थानों में ऐसे एफआईआर किए गए हैं। सर, लगभग कितनी धान का मामला आया रहा और कंपनी
में कितने लोगों पर FIR? क्वांटिटी तो मल्टीपल टन्स में है और रुपए की भी अगर बात करें तो वो करोड़ों में है। एग्जैक्ट फिगर मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसका टर्नओवर जो है वो करोड़ों में है। सर कितने लोगों सर उस पर हो गई FIR? और उसमें सामान्य तौर पे जो प्राथमिक रूप से हमें दिखा है उसको 3 लोगों के खिलाफ है कार्रवाई। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर एक ओर जहां पर अयोध्या में तैयारियां चल रही, वहीं जिले के नगर पंचायत देवकर में भी आपको बता दें कि अब उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। और इस बीच अयोध्या से पूजित अक्षत कलश बेमित्रा जिले के रास्ते देवकर पहुंचकर आपको बता दें कि नगर वासियों ने भी श्री राम मंदिर अयोध्या से आए अक्षत कलश का भी भव्य स्वागत किया। और इसके बाद में आपको बता दें कि यहां पर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकाली जो नगर भ्रमण करते हुए राम मंदिर लाया गया। देवकर में अक्षत कलश के प्रमुख रोमेन सिंह ने बताया कि आपको अक्षत घर घर में बांटे जाएंगे और इसका उद्देश्य हर व्यक्ति को राम मंदिर जाने के लिए निमंत्रण देना है। जगदलपुर में केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया और इस दौरान क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों सहित पंचायत पदाधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी समेत भारी संख्या में ग्रामीण जन शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुरूप आत्मनिर्भर और विकसित भारत संकल्प को पूरा करने की शपथ लिया है। और आपको बता दें कि इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हमारा संकल्प विकसित भारत संदेश को भी सुना है। बचेली में नक्सलियों ने NMDC पंप हाउस में आगजनी की और मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि गली नाला पंप हाउस में मौजूद ट्रांसफार्मर और मोटर में आगजनी करते हुए नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर भी फेंके हैं जिसमें उन्होंने 22 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया। इस आगजनी से NMDC को भी लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई गई। फिलहाल सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में गश्त शुरू कर दी और आरोपियों की तलाशी लगातार जारी है। NMDC प्रबंधन के अधिकारी आगजनी से हुए नुकसान की भी जांच कर रहे हैं। नारायणपुर में उच्च शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में आपको बता दें कि 2 दिवसीय ग्राम संपर्क अभियान के तहत सुरक्षित पारा सुरक्षित लाइकामन का भी आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण बच्चों ने अपना अधिकार भी जाना और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वयं सेवकों ने बाल मजदूरी नशाखोरी से बचने की भी जानकारी दी। सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लका के भी पहाड़ी कोरबा 10 से 15 मजदूर उत्तर प्रदेश के बागपत में बंधक बना लिए गए और इसकी जानकारी बंधक बने मजदूरों ने गांव के एक युवक के पास वीडियो भेज कर दी है जिसके बाद में मजदूरों ने परिजनों से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बंधक बने मजदूरों की घर वापसी के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। वहीं सोशल मीडिया में हो रहे वीडियो वायरल को जिला प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों से भी चर्चा की और इसके बाद में तत्काल संज्ञान में लेते हुए सरगुजा जिले के एसपी ने वहां के एसपी से भी चर्चा की जिसके बाद में तत्काल बंधक बनाए गए मजदूरों को छुड़ाने सहित मजदूरी का भुगतान करने की बात भी कही गई। फंस गए है कैसे पता नहीं किसी मिल गया है काम करने तो पैसा भी नहीं दे रहा है। फंस गए हम तो बोलते आए बार चाहत जाबो इसे बोलत रही लेकिन नहीं जाए एक दिन बोलत रही ओकर मालिक मन के क्या रही कि ये जगह तो पैसा देवे नहीं करत है इसे तो बोलत रही। पहाड़ी कोरवा जो कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं उनको किसी व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर दिल्ली ले गए हैं तो उन लोग को ना पैसा रुपया दे रहे हैं ना आने दे रहे हैं, रात दिन काम करवा रहे हैं। तो बार बार मेरे को फोन करके परेशान करते हैं कि चाचा हम लोग कैसे जाएं और उन लोग आना चाहते हैं पर नहीं आ पाते हैं। लोग बोलते हैं कि हम लोग घर जाना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं, हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। मैनपाट सुपलगा के करीब 10-15 ग्रामीण जो वहाँ पे बागपत जिले यूपी के बागपत जिले में करीब 10-15 लोग हैं, उनका वीडियो जो है वो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से आया, उनका मोबाइल नंबर भी आया तो मेरी टीम के द्वारा उनसे संपर्क किया गया। वो लोग जो गन्ने के खेत हैं उसमें एज ए लेबर काम करते हैं और
उनको यहाँ घर आने के लिए मना किया। साहित्य, संस्कृति और कलाओं के इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर विश्व रंग महोत्सव 2023 अपनी व्यापक गतिविधियों के बीच 21 से 24 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जा रहा और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की मेजबानी में होने वाले इस विराट समागम में आपको बता दें कि भारत सहित दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। 5वां सोपान तय करता विश्व रंग इस बार हिंदी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की पड़ताल करता है और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच एक बड़े सांस्कृतिक संवाद का मंच बनेगा। कथाकार और पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार के द्वारा आपको बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक समारोह का उद्घाटन करेंगे। कुलाधिपति संतोष चौबे ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 54 देशों पर आधारित विश्व हिंदी रिपोर्ट का भी लोकार्पण किया जाएगा और इस अवसर पर विश्व रंग के सह निर्देशक डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी, डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी, लीलाधर मंडलोई समेत विश्व रंग के सांस्कृतिक समन्वय मौजूद रहेंगे। विगत 4 सालों की ही भांति इस साल भी विश्व रंग 2023 में चित्रकला पर केंद्रित गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण टैगोर राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है और आयोजन में करीब 35 पुस्तकों का प्रकाशन और लोकार्पण पर आधारित संकलन भी शामिल है। वैश्विक विमर्श के साथ विश्व रंग 2023 में कला पर कई महत्वपूर्ण प्रकाशन किए जा रहे हैं। दिसंबर के बीच विश्व रंग अपने 5वें संस्करण के साथ वापस लौट रहा है। साहित्य, कला और संस्कृति के अपने सभी रंगों को समेटते हुए विश्व रंग इस बार 4 दिनों का होगा। पहले दिन लोक संस्कृति उत्सव, दूसरे दिन भाषा उत्सव, तीसरे दिन साहित्य उत्सव और चौथे दिन रंगोत्सव हमारे सामने होगा। देश भर के नामी साहित्यकार, देश भर के कलाकार, देश भर के जो भारतीय संगीत को एक मंच देने का काम कर रहे हैं वैसे सारे कलाकार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों में 50 देशों से हमारे साथ प्रतिनिधि इस बार विश्व रंग में होंगे। विश्व में हिंदी पढ़ाई लिखाई और बोलने की जो प्रक्रिया है उस पर एक पूरी रिपोर्ट इस फेस्टिवल में दी जाएगी। भारत के जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं माननीय निशंक जी, वो हमारे साथ होंगे और भी बहुत सारे साहित्यकार इस विश्व रंग में होंगे। प्रतिभा बघेल, साधु बैंड, ताल वाद्य कचेरी जो अखिलेश गुंदेचा जी भोपाल के ही कलाकार हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें सभी युवा, सभी साहित्यकार, सभी कला प्रेमियों के लिए कुछ न कुछ है। साथ ही साथ अंत में जो कला को लेकर पूरा दिन है उसमें हमने ये इस बार नई पहल की है कि 100 हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने टैगोर पेंटिंग कंपटीशन में भाग लिया था, 100 चयनित बच्चों का वर्कशॉप हम लोग देश के जो बड़े चित्रकार हैं, पेंटर्स हैं, उनके साथ भी करने वाले हैं। तो विश्व रंग 5वें संस्करण का आयोजन जल्द ही 21 से 24 दिसंबर भोपाल में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय परिसर में हो रहा है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। विश्व रंग शुरू से मिंटो हॉल में आयोजित होता रहा और बहुत ही व्यापक और भव्य रूप से होता है। उतना ही भव्य और व्यापक इस बार भी होगा, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के परिसर में हो रहा है। हमारी ये कोशिश है कि विश्वविद्यालय स्वयं एक केंद्रीय संस्थान के रूप में उभरे और जैसे गुरुदेव ने शांति निकेतन बनाया था वैसा एक केंद्र हम भोपाल में बना सके, इसलिए इस बार इसको टैगोर विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि लगभग पूरे विश्व से 30 विश्वविद्यालय और देश भी आ रहे हैं, तो उन्हें भी विश्वविद्यालय देखने मिले और वहाँ की गतिविधियां देखने मिले, विश्वविद्यालय का परिचय वहाँ होता है। इस बार का जो पूरा काम है वो 4 दिनों में विभाजित है। पहला दिन लोक कला और संस्कृति के ऊपर है, दूसरा दिन भाषा के शिक्षण और भाषा पर केंद्रित है, तीसरा दिन साहित्य पर केंद्रित है और चौथा दिन कलाओं पर केंद्रित है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस समय विश्व के लगभग 50 देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। सामाजिक संस्थाएं हैं, मंदिर है और सामाजिक संस्थाएं में हिंदी पढ़ाई जाती है। 115 विश्वविद्यालय हैं जहां पर हिंदी पढ़ाते हैं। इन सबका मानकीकरण हो सके, एक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट, जैसे हमारे बच्चे जाते हैं अमेरिका तो वो टॉफिल देते हैं और दूसरे इंटरनेशनल टेस्ट देते हैं, हिंदी में क्यों नहीं? तो हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट उभर सके। हिंदी भारत एक बढ़ती हुई ताकत है, बढ़ता हुआ बाजार भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की प्रो चांसलर और डायरेक्टर ऑफ आईसे ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी मैं देख रही हूँ। विश्व रंग की बात करें तो इस बार 21 से 24 का जो विश्व रंग है उसमें 21 तारीख को हमने फोक आर्टिस्ट और फोक संगीत के रूप में हम इसकी शुरुआत करेंगे।
इसके बाद 22, 23 और 24 को हमने थीमेटिकली डिवाइड किया है, जिसमें 22 को भाषा उत्सव, 23 को साहित्य उत्सव और 24 को रंगोत्सव मनाया जाएगा। भाषा उत्सव में जो हमारा फोकस है वो ये है कि देश भर में और दुनिया भर में जो भी हिंदी की पठन पाठन की प्रक्रिया चल रही है और बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हिंदी में पढ़ाई करवा रही हैं, हिंदी का डिपार्टमेंट संचालित करा रही हैं, उनसे डिस्कशन करें कि कैसे हिंदी को ग्लोबल स्टेज तक ले जाया जा सके। अगर दूसरे दिन की बात करूं साहित्य उत्सव, तो उसमें हम बहुत सारे साहित्यकार हैं जो देश भर से हमारे साथ जुड़ेंगे। 2 महत्वपूर्ण नाम नीलेश मिश्रा और नीलोत्पल मृणाल जो यूथ में साहित्य को लेके जा रहे हैं, नई वाली हिंदी पे काम कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग, पॉडकास्टिंग पे काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ होंगे और यूथ से इंटरैक्ट करेंगे। थर्ड डे 24 तारीख को रंगोत्सव मनाया जाएगा, जहां हम पेंटिंग पे, चित्रकला पे और बच्चों में कैसे इसको और पॉपुलर करें और कैसे इसको करियर ओरिएंटेड बनाएं, उस पे बातचीत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।